नमस्कार साथियों, शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं राकेश सकलानी। तो देखिए, हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उनके संभावित उत्तर यहाँ पर क्या होगा, यानी इसका इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्या होगा, वो आप ऑनलाइन उत्तर देने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं इसका आंसर तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जुड़ गए होंगे। देखिए, बोर्ड पर एक सवाल लिखा है कि निम्न में से संयुक्त स्वर माने जाते हैं क्या, कौन से? तो विकल्पों में चार चार स्वर लिखे हुए हैं। कौन सा विकल्प ऐसा है कि जिसके अंदर संयुक्त स्वर से संयुक्त स्वर नाम से जाने जाने वाले स्वर हैं? तो देखिए, य र ल व ये स्वर हैं नहीं, ये तो व्यंजन है। ई अ ई उ री ये तो हर्ष स्वर हैं। आ ई उ दीर्घ स्वर हैं। और ये जो विकल्प है ए ए ओ ए ए ओ और ओ, ये दीर्घ स्वर तो हैं ही, संधि स्वर भी ये हैं, लेकिन इनके अलावा इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर नाम से भी जाना जाता है। ये वाले जो आ ई उ हैं, या तो इनको दीर्घ कहते हैं या संधि स्वर कहते हैं। किसको? विकल्प बी को। विकल्प सी को क्या कहते हैं? ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। और य र ल व स्वर हैं ही नहीं, ये तो व्यंजन है। तो बात ही खत्म। व्यंजन होंगे किसी प्रकार के होंगे। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई कौन से हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये तो रहे अंतस्थ व्यंजन, ये रहे ह्रस्व यानी मूल स्वर, ये रहे दीर्घ यानी दीर्घ और संधि स्वर। और ये दीर्घ और संधि स्वर तो हैं ही, परंतु इनका एक और नाम भी है, क्या? संयुक्त स्वर। अ ई मिला तो ए बना, अ ए मिला तो ए बना, अ उ मिला तो ओ बना, अ ओ मिला तो औ बना। ठीक है ना? तो इसका आंसर बहुत आसान है, आपको पता होगा पहले से ही। तो संयुक्त स्वर ये विकल्प था। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है। तो देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करने की कोशिश कीजिए तो जरा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, अनधिकार शब्द में उपसर्ग है क्या? क्या आपको अनधिकार शब्द में अ उपसर्ग नजर आता है, या अन नाम का उपसर्ग है इसमें न पूरा, या अ पूरा और न के नीचे हलंत आधा है, या इसमें आ उपसर्ग है? इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अनधिकार में अन उपसर्ग है। आंसर आपको, मुझे लगता है कि बी वाला आंसर समझ में आया होगा। ठीक, तो देखो कैसे कैसे इसमें अनधिकार उपसर्ग है। देखिए, आंसर क्या है इसका? ये उपसर्ग है अन, और मूल शब्द है इसमें अधिकार शब्द। अधिकार शब्द है। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो अधिकार में मैं अन जोड़ दूंगा, तो चूंकि यह अ था स्वर रहित आधा, तो अ की वजह से क्या हो जाएगा? पूरा ना हो जाएगा, तो बन जाएगा यह अनधिकार। तो अनधिकार में उपसर्ग है अ। ठीक है, चलिए सवाल अगला। सवाल नंबर तीसरा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसा इनमें कौन सा शब्द है जिसमें कि उपसर्ग है ही नहीं? तो देखिए, सहपाठी। सहपाठी में तो सह उपसर्ग दिख रहा होगा आपको। पाठी का मतलब होता है पढ़ने वाला, पाठ पढ़ने वाला। सह का मतलब साथ साथ, साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं सहपाठी। इसमें सह उपसर्ग है। सहोदर में सह धन उदर, सह का मतलब एक ही या साथ साथ, और उदर का मतलब होता है पेट। तो एक ही पेट से जन्म लेने वाले भाइयों को सहोदर कहते हैं। तो सह के अंत में अ है, उदर के अंत में प्रारंभ में उ है, अ उ मिलकर मिल जाएगा गुण संधि के अनुसार, तो हो जाएगा सहोदर। तो सहोदर में भी उपसर्ग है कौन सा? सह। और किससे मिला हुआ ये उपसर्ग? उदर नाम के शब्द से। सहपाठी में उपसर्ग है सह, और किस शब्द के साथ है? ये पाठी नाम के शब्द के साथ मिला हुआ है। सहकर्मी, कर्म और कर्मी आप जानते, कर्म से मतलब काम से है, कर्मी का मतलब काम करने वाला। और कहाँ काम करने वाला? साथ साथ काम करने वाला। इसमें सह उपसर्ग है। और सकल में आप सोच रहे होंगे कि स उपसर्ग है, लेकिन स उपसर्ग नहीं है। ये सकल पहले ही एक पूरा रूढ़ शब्द है। उपसर्ग हम तब मानते कि कल का अर्थ निकलता अलग और स का निकलता, लेकिन इनका आपस में संबंधित भी है। जैसे मैं सबल कहता हूँ, सबल, तो
बल का मतलब होता है ताकत, और क्या ताकत? सहित, ताकत सहित अगर कोई है तो उसको सबल कहते हैं। तो सबल में तो स उपसर्ग है, लेकिन सकल में कोई उपसर्ग नहीं है। सकल अपने आप में एक रूढ़ शब्द पहले से ही, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अलग रंग से लिख देता हूँ। लाल रंग से जो लिखा गया है वो उपसर्ग रहित शब्द है, यानी उसमें उपसर्ग कोई भी नहीं है। ठीक है, बोर्ड पर देख लीजिए अच्छे से। तो इसका आंसर क्या था? डी वाला विकल्प था, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा। किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कि स उपसर्ग है ही नहीं, है ना। तो देखिए जरा कोशिश करिए। सकाम में स उपसर्ग मौजूद है। काम अपने आप में एक पूर्ण शब्द है और इसमें जुड़ा है स। काम सहित अगर है तो सकाम, काम के साथ, है ना। सादर में उपसर्ग है स, और मूल शब्द क्या था? आदर। इसमें जोड़ा गया है स, स के अंत में है अ, ये आ से मिलकर आ ही हो जाएगा दीर्घ संधि के अनुसार, तो ये शब्द बन जाएगा सादर। आदर सहित कोई चीज है, किस आदर सहित जो हो वही सादर है, तो इसमें स उपसर्ग मौजूद है। इसमें सकाम में स उपसर्ग है। सबल में स उपसर्ग है। क्या? स मतलब सहित, और क्या सहित? बल सहित, तो इसमें स उपसर्ग है, इसमें है। सहोदर में स उपसर्ग नहीं है, बल्कि कौन सा उपसर्ग है? सह उपसर्ग है। सह उपसर्ग है, और जो किस पर जुड़ा हुआ है? उदर नाम के शब्द पर जुड़ा। उदर का मतलब पेट। तो सहोदर में उपसर्ग जरूर है, पर स नाम का उपसर्ग नहीं, सह नाम का उपसर्ग है। तो इसका आंसर क्या है? मैं लाल रंग से लिख दे रहा हूं। सहोदर शब्द में स उपसर्ग न होकर कौन सा उपसर्ग है? सह उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सी। सी एक ऐसा शब्द है इनमें जिनमें उपसर्ग जरूर है, पर वो स उपसर्ग नहीं है, बल्कि कुछ और उपसर्ग है। और वो और उपसर्ग क्या है? आपको मैंने बताया कि सह नाम का उपसर्ग है। आइए बात करें सवाल नंबर 5 पर। देखिए सवाल नंबर 5, निम्न में कौन सा शब्द है योगरूढ़ नहीं है? कौन सा शब्द योगरूढ़ नहीं है? देखिए योगरूढ़ शब्द उनको, ऐसे शब्दों का नाम होता है योगरूढ़ शब्द, जिनको हम खंडित करें, उन खंडों का अर्थ तो होता है, लेकिन वहां पर वो ऐसा अर्थ न देकर, अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर कोई और अर्थ की बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में समझा देता हूं। जैसे मान ली एक दंत शब्द के मैं दो टुकड़े करूं, एक और दंत। अब यहां पर एक दंत शब्द एक दांत होने का अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि गणेश का पर्याय बन रहा है, गणेश का विशेषण बन रहा है, गणेश की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहते हैं, जो एक से अधिक शब्दों या शब्द खंडों के मेल से तो बने होते हैं, परंतु खंडित किए जाने पर, तोड़े जाने पर इनके जो खंड निकलते हैं, ये खंड अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ करके किसी और ही अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं। जैसे एक दंत में हम एक दांत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गणेश की कर रहे हैं। अगर किसी ने कहा एक दंत किसके पुत्र थे, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि एक दांत किसका पुत्र था, इसका मतलब है कि एक दंत अर्थात गणेश किसके पुत्र थे। तो ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहते हैं। तो योगरूढ़, एक दंत शब्द तो योगरूढ़ है ही, क्योंकि गणेश का पर्यायवाची बन रहा है। राका प्लस ईश के, इसके मैं दो टुकड़े करूंगा, यानी विच्छेद करूंगा इसका, तो राका धन ईश। राका पर्यायवाची है रात का, ईश का मतलब स्वामी, स्वामिनी, मालिक, है ना, देवता। तो रात का देवता कौन? यानी चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ये भी योगरूढ़ शब्द है। दाम धन उदर, इसके दो टुकड़े करे जाएं, विच्छेद करा जाए, तो दाम धन उदर। दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब है पेट। जिसके उदर यानी पेट में रस्सी बंधी हो, अर्थात कौन? कृष्ण का पर्यायवाची है, तो यह भी योगरूढ़ शब्द है। अब जिसको मैं लाल रंग लगा दे रहा हूँ वो योगरूढ़ शब्द नहीं है, बल्कि वो यौगिक शब्द है। आप कहेंगे क्यों नहीं है योगरूढ़? योग दामोदर अगर किसी क्या नाम है इसका, सहोदर अगर किसी का पर्यायवाची नाम होता है, जैसे कि दामोदर किसी का पर्यायवाची नाम है, तो सहोदर नाम से अगर राम या लक्ष्मण या युधिष्ठिर और भीम प्रसिद्ध होते, कि दामोदर का मतलब दुर्योधन और दुशासन, दामोदर का मतलब राम और लक्ष्मण, अगर ऐसा होता तब ये योगरूढ़ होता, क्योंकि ये अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर, सहोदर की बात कर रहा हूँ, सॉरी सहोदर ना, सहोदर अगर जो है किसी का पर्यायवाची नाम होता तो ये योगरूढ़ होता। लेकिन सहोदर तो कोई भी हो सकता है, जो भी
एक ही उदर से जन्म लेंगे, एक ही पेट से जन्म लेंगे, ऐसे भाइयों को सहोदर कहेंगे। तो यहाँ सहोदर किसी का पर्यायवाची नाम नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ पर ये दोनों टुकड़े सह और उदर अपना शाब्दिक अर्थ ही दे रहे हैं, किसी अन्य के पर्याय या विशेषण नहीं बन सकते हैं, इसलिए यौगिक शब्द है। और बाकी दामोदर किसी एक की ओर संकेत कर रहा है, कृष्ण का पर्याय, राकेश चंद्रमा का पर्याय, और एक दंत जो है वो गणेश का पर्याय बन रहा है, इसलिए ये तीन शब्द यौगरूढ़ हैं। और सी विकल्प यौगरूढ़ नहीं है बल्कि यौगिक शब्द है। तो चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दिए गए चार विकल्पों से बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। अब आप कहेंगे भाई तत्सम कहते किसको हैं? ऐसे शब्दों का नाम होता है तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में लिखे या बोले जाते हैं। अब जब वो संस्कृत भाषा के समान ही लिखे बोले जा रहे हैं तो इसका मतलब वो संस्कृत के शब्द हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिखे या बोले जाते हैं, अर्थात प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हिंदी के अंदर हम कहते हैं कि ये तत्सम शब्द हैं, है ना। और तद्भव किसको कहते हैं? जो थे तो संस्कृत के, यानी उनकी रचना संस्कृत में हुई थी, उनको बनाया गया था संस्कृत में किसी बात की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन वो लंबे समय से गलत उच्चारण गलत लेखन के कारण बिगड़ गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, और तब हिंदी में उनका प्रयोग हम करते हैं, तो ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो बहुत आम बात है तत्सम तद्भव, सबको मालूम होता है कि कहते किसको तत्सम तद और तद्भव कहते किसको, लेकिन पहचानने के लिए आपको याद करने पड़ते हैं ज़्यादातर। तो बताइए इन विकल्पों में से तत्सम कौन सा नहीं है? यहाँ सवाल है कि नहीं है तत्सम इनमें से, इसका मतलब तीन शब्द तत्सम हैं और तीन में से कोई एक शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है। तो गोधूम तो तत्सम है, अगर इसका तद्भव लिखते हैं तो गेहूं लिखते हैं, गेहूं, है ना। गर्धब तत्सम है, इसका गधा बनता है, गधा, या तो गधा लिखता है कोई या गधा लिखते हैं, गधा, क्या लिखते हैं? गधा। क्या वो चल नहीं रहा? और कदली तत्सम है, इसका तद्भव बनता है केला। और गिद्ध पहले से ही तद्भव है, अगर मैंने लिखा होता है गृद्ध तो यह तत्सम होता, लेकिन यहाँ गृद्ध नहीं लिखा बल्कि गिद्ध लिखा है, तो जिसको मैं लाल रंग लगा दे रहा हूँ वो तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। और आप कहेंगे अगर ये तद्भव है तो उसका तत्सम भी रहा होगा कोई, तद्भव तो कोई अगर तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम जरूर रहा होगा, क्योंकि वो तद्भव तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी जब संस्कृत में था तब कैसे लिखते थे उसको, तब ऐसे लिखते थे, गृद्ध। ठीक है, तो देखिए गोधूम तत्सम शब्द है, गर्धब तत्सम शब्द है, कदली तत्सम शब्द है, गिद्ध नाम का शब्द तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। और आप कहेंगे गिद्ध का तद्भव तत्सम क्या बनेगा? तो गिद्ध का तत्सम गृद्ध, ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7, किस शब्द में यण संधि नहीं है? इन दिए गए चार विकल्पों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि यण संधि नहीं है? देखिए जरा, अत्याचार, क्या इसमें यण संधि है? हाँ है। क्यों है? तो देखिए, अति और आचार शब्द था, आचार व्यवहार आदि से संबंधित है ना। देखो अति शब्द के अंत में क्या है? छोटी ए है, और इधर क्या है? आचार शब्द है। यण संधि का नियम आप जानते होंगे, ई हर्ष हो या दीर्घ के सामने जब भी कोई दूसरी जाति का स्वर आता है तो ई के स्थान पर हो जाता है हलंत य। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए अ आधा त, और ई के सामने जैसे ही आ आएगा तो ई का हो जाएगा आधा य, और आचार शब्द इसके साथ जोड़ेंगे हम, आ के वजह से ये आधा य पूरा होकर या बन जाएगा, तो हो जाएगा अत्याचार। तो अत्याचार शब्द में तो यण संधि है, पक्का है। नदी धन अम्बु, नदी प्लस अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बोला नियम,
देखिए न, द पर मात्रा है दीर्घ ई की, और इधर क्या है, अम्बु नाम का शब्द है। ई के सामने दूसरी जाति का स्वर आया तो ई का हो गया क्या, हलंत य, और अ के वजह से यह पूरा हो जाएगा, बिंदु ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नद्यम्बु शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, नद्यम्बु। यण संधि है इसमें। अनेक शब्द में कोई यण संधि नहीं है। अनेक शब्द में अन नाम का उपसर्ग है, और किस पर जुड़ा हुआ है, एक पर। जैसे ये ए यहाँ आएगा तो न पर मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा ये अनेक नाम का शब्द। तो अनेक शब्द में उपसर्ग क्या है, अन उपसर्ग है, और किस पर जुड़ा था, ये एक नाम के शब्द पर जुड़ा था। जैसे इनको एक साथ लिखोगे, ए इसको पूरा करके ने बना देगा तो बन के आ जाएगा ये अनेक हो जाएगा। तो अनेक शब्द में कोई भी संधि नहीं, इसमें उपसर्ग है। और कौन सा उपसर्ग है, अन नाम का उपसर्ग है। तो आप सवाल देखिए, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि यण संधि नहीं है। तो अनेक नाम का शब्द ऐसा है जिसमें कि यण संधि नहीं है। अब आप कहेंगे यण संधि नहीं है तो कौन सी संधि है, इस पर कोई भी संधि नहीं है, ये उपसर्ग के द्वारा बना है ना। यौगिक शब्दों की रचना संधि से भी हो सकती है, उपसर्ग से भी हो सकती है, समास से हो सकती है, या प्रत्यय से होती है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं यौगिक शब्द। अब ये जो दो यौगिक शब्द हैं इनमें संधि है, और कौन संधि, यण संधि। ये वाला जो यौगिक शब्द है इसमें कोई संधि नहीं, ये उपसर्ग द्वारा बना है। आइए बात करें आगे, सवाल नंबर 8। थोड़ा जल्दी करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। देखिए, लोकोक्ति के संदर्भ में क्या बात सत्य नहीं है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 है विकल्प, 2 तो मिलान करा हुआ, खाली बी, सी दोनों सही है। कौन सी ऐसी बात है जो लोकोक्ति पर लागू नहीं होती, यानी लोकोक्ति के बारे में सत्य नहीं है। इस क्लियर है कि 2 बातें लोकोक्ति के संदर्भ में ठीक हैं और एक बात लोकोक्ति के संदर्भ में ठीक नहीं है। वो क्या बात है, देखते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है तो सब जानते हैं, जबकि मुहावरा वाक्य खंड होता है, वाक्यांश होता है। लोकोक्त पूर्ण वाक्य है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लोकोक्ति कहीं किताब में लिखी होती है, अगर किसी बात के संदर्भ में, किसी बात के समर्थन में, किसी बात के खंडन में किताब में लिखी गई जितनी लोकोक्ति आप उतना ही बोलेंगे, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं जोड़ेंगे, तो सुनने वाले को कुछ ना कुछ अर्थ समझ में आता है, पूर्ण वाक्य है लोकोक्ति। लेकिन मुहावरा जितना किताब में लिखा होता है, आपने किसी बात के समर्थन में उतनी ही बात कही, उतना ही कहा उस मुहावरे को जितना वो किताब में छपा हुआ था, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ कब निकलेगा, जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो मुहावरा वाक्य खंड होता है, वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये लोकोक्ति लिंग, वचन तथा काल आदि के आधार पर रूपांतरित होती है, ये बात गलत है। लिंग, वचन और काल कारक के आधार पर रूपांतरित कौन होता है, लोकोक्ति नहीं बल्कि मुहावरा होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ अभी। लोकोक्ति, तीसरी बात क्या कर रहा है, लोकोक्ति में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची प्रयुक्त नहीं होते, ये बात भी ठीक लिखी है। लोकोक्ति में जो शब्द दिए गए हैं वही शब्द हमको बोलने या लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोकोक्ति में दिए गए किसी भी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची प्रयोग कर लें। जैसे हमने कहा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे नयन का अंधा और गांठ का पूरा, ग्रंथि का पूरा। अगर लिखा हुआ हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये लोकोक्ति है। आप सोच रहे होंगे कि चिड़िया की जगह पर पंछी लिख दें, पखेरु लिख दें, कोई और पर्यायवाची चिड़िया का लिख दें, तो इससे काम नहीं चलता। लोकोक्ति में जो शब्द लिखे हुए हैं वही शब्द लिखने होते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों के संदर्भ में ये बात ठीक है कि लोकोक्ति और मुहावरों में जो शब्द एक शुरुआत में लिखे गए होते हैं, हमको वही शब्द लिखने या बोलने पड़ते हैं। उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लोकोक्ति में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर इनके पर्यायवाची नहीं प्रयोग किए जाते। बिल्कुल सही बात है, नहीं करे जा सकते हैं। जैसे लोकोक्ति में जो शब्द दिए हैं हमको वही शब्द लिखने होते हैं, है ना। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा एक लोकोक्ति है। अब हम कहेंगे हिम्मते मर्दा की जगह हम बोले हिम्मते आदमी मद्दे खुदा, हिम्मते मर्दा मद्दे भगवान, मद्दे अल्लाह कभी नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बी और सी दोनों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी तो लोकोक्ति के बारे में गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि असत्य बात क्या है लोकोक्ति के बारे में, तो ये सी वाली है, केवल और केवल। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी
कि लोकोक्ति लिंग वचन और काल के अनुसार कैसे रूपांतरित नहीं होती। यहाँ लिखा था लिंग वचन और काल के अनुसार रूपांतरित होती है, नहीं होती है। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए, जैसे हम कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, एक उदाहरण है। बहती गंगा में हाथ धोना, क्या करना? बहती गंगा में हाथ धोना। हमने लिखा बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये लोकोक्ति नहीं, ये मुहावरा है, और मुहावरा तो लिंग वचन के अनुसार बदलता है। जैसे हमने कहा लड़की बड़ी होशियार है, उसने बहती गंगा में हाथ धो लिया। आजकल पीसीएस के पद निकले हुए थे और लड़की ने बहती गंगा में हाथ धोया। धोया कब? बीते समय के अनुसार। हमने कहा लड़की बड़ी होशियार है, बहती गंगा में हाथ जरूर धो देगी। देगी क्यों हुआ? क्योंकि लड़की थी, और लड़का होता तो बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। तो लिंग वचन के अनुसार कौन बदलता है और काल के अनुसार कौन बदलता है? लोकोक्ति नहीं, मुहावरा बदलता है। और यहाँ क्या लिखा होता है कि लोकोक्ति बदलती, लोकोक्ति नहीं रूपांतरित होती। लोकोक्ति जिस लिंग वचन काल में एक बार गढ़ी गई होती है, रची गई होती है, वो उसी में रहती है हमेशा। ठीक है, ये मैं क्लास में बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही होगी कि लिंग वचन के अनुसार कैसे नहीं बदलती लोकोक्ति। ठीक है ना? फिर भी अगर दिक्कत हो रही होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकता हूँ, तो आप क्लास में आराम से पूछ सकते हैं। मैं एक नहीं 10 उदाहरण आपको दूंगा, आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो आगे देखें आंसर, अगले सवाल का आंसर। चांद एक शब्द है लिखा हुआ, इसका वर्ण विच्छेद, वर्ण विश्लेषण या वर्ण विन्यास कहें, जो मर्जी कह लीजिए, क्या होगा? तो वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद का मतलब है किसी शब्द को वर्णों के रूप में तोड़ना आपने, जो टुकड़े हों वो वर्ण हों। और वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो चांद शब्द को अगर हम अलग अलग करना चाहें तो देखो, च आधा और इस पर क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा, लेकिन इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। चा आ ही नहीं, आ है, और फिर द के अंत में क्या है? अ है। तो ऐसा विकल्प यहाँ कौन है? देखिए, ऐसा विकल्प यहाँ पर एक है। तो बहुत आसान है, वर्ण विच्छेद तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, यहाँ सवाल जरूर आता है और हम क्लास में करते रहते हैं वर्ण विच्छेद बार बार। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो पूछ लेगा। अभी मुझे बोर्ड कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है वही दोस्तों आपके कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप पूछना भी चाह रहे होंगे तो क्लास के अंदर पूछ लेना फिर, ठीक है ना? चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल कौन सा है? 10वां सवाल। निम्न में एक अक्षरी शब्द नहीं है। क्लियर है कि 3 शब्द, फिर एक अक्षरी शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है एक अक्षरी? क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, या बीसी दोनों है? तो जरा दिमाग लगाइए, कौन सा होगा एक अक्षरी? बहुत थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, किसी भी शब्द में जितने स्वर पूर्ण उच्चारित होते हैं उस शब्द में उतने ही अक्षर होते हैं। किसी भी शब्द में जितने स्वर पूरी तरह से बोले जाते हैं, सुनाई पड़ते हैं, जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो उस शब्द में उतने ही अक्षर होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहले हम श्वेता शब्द को करेंगे। इसमें कितने स्वर हैं? 2 स्वर हैं, दोनों सुनाई पड़ रहे हैं। श्वेता, आधा है श, व पर लगा हुआ है ए की मात्रा, त पर लगा है आ की मात्रा। ये जो लाल रंग में मैंने लिख दिए हैं यहाँ, ये 2 स्वर यहाँ सुनाई पड़ रहे हैं, है ना? जब मैं इनको संयुक्त कर लूंगा तो ये श पहले याद है, व पर ए आ जाएगा तो वह बना देगा इसको, त पर आ जाएगा तो उसको ता बना देगा इसको। तो श्वेता नाम के शब्द में 2 अक्षर हैं, और यहाँ सवाल यह था कि एक अक्षरी शब्द नहीं है, तो श्वेता नहीं है। अब आप बोलेंगे क्या नाम का शब्द एक अक्षरी है क्या? देखो, क है आधा, य है आधा, और इसके अंत में क्या है? आ है। एक ही तो स्वर है जो सुनाई पड़ रहा है यहाँ, और है भी एक ही स्वर। क्या, क्या के अंत में आ आया है और आ एक ही स्वर है। तो क्या नाम का जो शब्द है वो 2 अक्षरी नहीं बल्कि एक अक्षरी है। एक का, क है आधा और इसके अंत में है आ। कितने स्वर हैं इस पर? एक ही स्वर है। तो का, अगर ये क भी होता तभी भी इसमें एक ही स्वर था, अगर ये की भी होता, के भी होता, तभी भी इसमें एक स्वर था, आधा क और ए। ठीक है ना?
तो श्वेता नाम का जो शब्द है वो एक अक्षरी नहीं है। तो आप कहेंगे एक अक्षरी नहीं है तो कितने अक्षरी है? तो इसका उत्तर है कि श्वेता नाम का जो शब्द है वो द्विअक्षरी है, द्विअक्षरी शब्द है। कौन? श्वेता नाम का शब्द। चलिए आइए बात करें अगले सवाल पर। सवाल है 11वां और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, आप देखिए इसको आराम से। शब्दकोश में सबसे बाद में लिखा जाने वाला शब्द कौन सा होगा? तो देखिए इसको विच्छेद करके देखते हैं आराम आराम से, ताकि आप वर्ण विच्छेद करना शब्द को शब्दकोश में कैसे लिखना समझ लें। तो देखिए विकल्प ए, इसका वर्ण विच्छेद कर रहा हूं। जो ज बनता है आधा ज प्लस या से मिलकर बना है, और या के अंत में क्या है? आ है, और फिर क्या है? नी। ना है आधा, इस पर है बड़ी ई, दीर्घ ई। बी विकल्प है, देखो बी में है कामी, क आधा प्लस इस पर है आ, फिर है म आधा और प्लस इस पर है दीर्घ ई। फिर सी विकल्प है दोस्तों धामी, ध है आधा, इस पर मात्रा है आ की, और आगे है म आधा और पूरा करा हुआ है, पूर्ण करा हुआ है ई नहीं। डी वाला विकल्प है देखिए नानी, ना है आधा, इसके साथ है मात्रा आ की, फिर आगे है ना आधा और मात्रा इस पर दीर्घ ई की। अब देखिए ऐसा इन चार विकल्पों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका पहला वर्ण, अब इनको नंबरिंग कर देता हूँ, पहले नंबर पर कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन, चौथे पर कौन। तब सवाल जैसा मर्जी हो कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। देख लीजिए, देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसका पहला वर्ण शब्द को उसमें सबसे बाद में आता है। तो त थ द ध न, सबसे बाद में जो आएगा ये नानी नाम का शब्द आएगा, क्योंकि नानी शब्द की शुरुआत न से हो रही है, और न वर्णमाला में इन जितने भी यहाँ वर्ण लिखे हैं इन सब में लास्ट में आता है। तो सभी शब्दों का पहला वर्ण पर नजर डाली तो हमने पाया कि न ऐसा वर्ण है जो वर्णमाला में इन तीन के मुकाबले बाद में आता है। अगर सवाल होता कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा? काम शब्द सबसे पहले आएगा। इसको नंबर मिल जाएगा, कौन सा वाला नंबर? एक नंबर कर ही लेते हैं चलो। फिर कौन आता है? च की लाइन आती है, तो इसका नंबर मिल जाएगा दूसरा। यहाँ ज है, फिर यहाँ त थ द ध, तो इसको मिल जाएगा तीसरा नंबर, और इसको मिल जाएगा चौथा नंबर। आप नंबरिंग कर लीजिए। देखो जिसको मैंने बी विकल्प ऐसा है कि इस काम शब्द का पहला वर्ण क है जो इनके और इसके मुकाबले बाद में आता है, तो इसको तो नंबर एक मिल गया, ये हो गया नंबर एक। फिर अब नंबर दो पर कौन आएगा? जिस शब्द का पहला वर्ण वर्णमाले में बाद पहले आता होगा, तो इसका ये पहले आएगा, इसको मिल गया दूसरा नंबर। फिर ये आएगा तीसरे नंबर पर, और फिर ये आएगा चौथे नंबर पर। तो आंसर क्या है इसका? सवाल था कि सबसे बाद में लिखा जाने वाला शब्द कौन सा है, इसका आंसर डी वाला है, डी। आइए बात करें आगे। सवाल है 12वां, निम्न में किस शब्द में स्वर रहित र है? र हो बोला, लेकिन कैसा हो? आधा है, बिना स्वर के है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें कि र कैसा है? बिना स्वर के है। स्वर रहित र इन चार विकल्पों में किस शब्द में है? तो देखिए देखते हैं जरा, विकल्प ए को देखें। इस पहला विकल्प है क्रोध, विकल्प ए क्या लिखा हुआ है? क्रोध। क्रोध में है क आधा, रो पूरा और ध। अब र इसके पाई पर आया हुआ है, क्रोध शब्द को अलग अलग करूं तो ऐसा लिखा जाएगा भाई, है ना। बी में देखिए ट्रक, ट है आधा, र पूरा और क। सी में देखिए क है आधा और फिर है इसके साथ क्या? प्लस री है, और आगे क्या है? या इसको हटा दूं थोड़ा सा। तो जो क्रिया शब्द है इसमें री और या है, ये लिख दिया मैंने। और कर्म शब्द में देखो डी में क है पूरा, र है आधा और ऊपर क्या है? म। र हलंत होगा तभी रेफ के रूप में ऊपर लिखा जाएगा। तो बड़ा आसान है, जिस किसी शब्द में भी
रेफ के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लिखा हुआ है, उसी शब्द में र कैसा है, बिना स्वर के है, स्वर रहित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। आपने देख ही लिया होगा, क्रोध शब्द में आधा कौन है, क, पूरा कौन है, र। र पूरा है, र आधा है ही नहीं। किसने पूरा करा हुआ, ओ नाम के स्वर ने करा हुआ है। ट्रक शब्द में ट तो आधा है, र पूरा है और क पूरा है, तो यहाँ तो र पूरा है। ये तो लेखन के हिसाब से हमने यहाँ ऐसा जोड़ देते हैं नियमानुसार, ठीक है। क्रिया शब्द में री पूरी है, क आधा है, यानी री पूरी है तो किस स्वर ने पूरी करी हुई है, ई ने करी हुई है यहाँ। और क्रम शब्द में क कैसा था, पूरा, र कैसा है, आधा। कर्म शब्द में, कर्म शब्द में, और म कैसा पूरा, तो ये आधा र यहाँ लिखा रहता है रेफ के रूप में, तो यही है आधा र। तो डी विकल्प इसका आंसर ये है, ठीक है। बड़ा आसान है, आपको समझ में आया होगा। आइए बात करें सवाल नंबर 13वें पर। सवाल नंबर 13वां ये रहा, देखिए जरा, पढ़िए आराम से। निम्न में स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त शब्दों का वाक्य का क्या अर्थ सुमेलित नहीं है। देखिए, यूके ट्रिपल एसएससी उत्तराखंड चयन अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है, इसने सिलेबस में ही पहले ही लिखा है कि उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाजों, प्रथाओं को लेकर के, उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति आदि को लेकर के 30-40 सवाल जरूर रहेंगे। और आपने कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ था आबकारी सिपाही आबकारी सिपाही नहीं, सॉरी, वीडियो वाला एग्जाम, जिसमें कि स्नातक स्तरीय लेवल के पद थे। तो वहाँ सवाल बहुत सारे आए थे जो स्थानीय बोली भाषाओं को लेकर के थे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सवाल यहाँ डाला है कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। स्थानीय बोलियों में जैसे गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, है ना, भुटिया, बुक्सा, थारू, इन बोलियों में, इन लोगों के बीच में स्थानीय कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है। तो देखिए, आवाज मिलान करने के लिए, आवाजू किसको कहते हैं, त्योहार न मनाने की स्थिति का नाम है आवाजू। आवाजू होने का मतलब जिस परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तब कुछ महीनों तक या लगभग 1 साल तक त्योहार नहीं मनाते हैं, तो त्योहार न मनाने की स्थिति को कहते हैं आवाजू होना। मतलब कि त्योहार आदि मनाना प्रतिबंधित है, त्योहार नहीं मनाने हैं, तो त्योहार न मनाने की स्थिति का नाम होता है आवाजू। और आवाजू तब होता है जब कोई प्रियजन, जब किसी प्रियजन की मृत्यु आदि होती है ना। तो ए विकल्प तो ठीक मिला रखा है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई गलत नहीं है। ये कसा कुंडी, ये गलत है। पानी के स्रोत को नहीं कहते हैं कसा कुंडी। कसा कुंडी ऐसे बर्तन को कहते हैं, अक्सर ये बर्तन लकड़ी का या पत्थर का होता है, जिस पर कोई मोची, मोची कौन, जूते बनाने वाला व्यक्ति, चर्मकार जिसको कहते हैं, वो चमड़े को भिगाता है, उस चमड़े को नर्म बनाने के लिए, तब उससे वो जूता बनाता है। तो उस काठ के बर्तन को, यानी लकड़ी के बर्तन को या पत्थर से बना जो भी बर्तन होगा, वो उसमें पानी भरा रहता है और उस पानी में क्या करते हैं, चमड़े को भिगाता है कौन, चर्मकार, मोची जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कसाकुंडी उस बर्तन को कहते हैं, पानी के स्रोत को नहीं कहते। ये गलत मिलाना है यहाँ। बाकी भगवाड़ी बिल्कुल ठीक मिला रखा है। भगवाड़ी घराट पर, जब हम, घराट क्या होता है, स्थानीय चक्की होती है जो पत्थर आदि की बनी होती है और पानी से वो चलती है, उस पर मंडवा, गेहूं आदि लोग पीसते हैं, स्थानीय लोग, है ना, पहाड़ों में। तो अपना अनाज पीसा उस पर, और उसके बदले में पैसे आदि नहीं देते हैं, बल्कि कुछ आटा निकाल करके एक बर्तन में रख देते हैं वहाँ पर, है ना। तो इसी आटे को क्या कहते हैं, भगवाड़ी कहते हैं, जो पिसाई के बदले दिया जाने वाला कर है एक तरह का। तो ये भगवाड़ी है, तो ठीक मिला रखा है भाई, है ना। आवाजू भी ठीक मिला रखा है। और खुमड़ी क्या होता है, खुमड़ी जौनसारी शब्द है, ये पंचायत को कहते हैं खुमड़ी। तो विकल्प क्या है यहाँ, विकल्प बी बेमेल था, सुमेलित नहीं किया गया था। कसा कुंडी पानी के स्रोत को नहीं कहते हैं, बल्कि काठ या पत्थर का बना एक बर्तन है जिस पर कोई चर्मकार पानी रखता है चमड़े को भिगाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल नंबर 13वां आपको समझ में आया होगा। बात करें सवाल नंबर 14 की। देखिए, निम्न में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इन दिए गए 4 शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची, विलोम,
लोकोक्ति, मुहावरे, एक वाक्य के लिए एक शब्द, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ये खूब पूछे जाते हैं 20 नंबर की हिंदी में। नीरज ऑप्शन ए, नीरद ऑप्शन बी, पयोद ऑप्शन सी, और बदरा ऑप्शन डी। तो कौन सा ऐसा जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आसान है, सभी लोगों ने जान लिया होगा। नीरज शब्द बादल का नहीं, कमल का पर्यायवाची है। नीर का मतलब होता है पानी, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? कमल का पर्यायवाची है यह, ठीक है। बाकी नीर मतलब पानी, और द मतलब देने वाला, अर्थात कौन? बादल। पय, पय पर्यायवाची है बादल का, पयह धन द, तो ये हो जाएगा पयोद। पय पानी का भी पर्यायवाची होता है, अमृत का भी होता है, दूध का भी, तो लेकिन यहाँ पर पयोद से मतलब बादल से है। तो जिसको मैं लाल लाल रंग लगा ले रहा हूँ वो तो बादल के पर्यायवाची हैं, और बदरा तो बादल का होता है। और जिस पर मैंने लाल रंग नहीं लगाया बल्कि हरा रंग लगा रखा है, वो नीरज नाम का शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची मैंने यहाँ पर लिख दिया। नीरज मतलब क्या? कमल। पर्यायवाची हैं, याद करने हैं, इसमें समझाने लायक विशेष बात कुछ नहीं है। देखें सवाल नंबर 15। निम्न में अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ नहीं है? देखिए अनेकार्थी शब्द किसको कहते हैं? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसका नाम अनेकार्थी शब्द होता है। एक से अधिक अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो वार शब्द अनेकार्थी है। सबको पता है कि वार का मतलब क्या होता है? वार मतलब हमला भी हो सकता है, हमला, और वार का मतलब दिन भी हो सकता है। तो ये तो अनेकार्थी, दो अर्थ भी हो गए तो अनेकार्थी तो हो ही गया, ठीक है। सो अगला है भेद शब्द। भेद का मतलब रहस्य भी हो सकता है, और भेद का मतलब प्रकार भी हो सकता है, भेद का मतलब अंतर भी हो सकता है। तो इसके तो एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए ये भी अनेकार्थी शब्द है। और वार और क्या शब्द रहा होगा? ये तो घर शब्द का है, ये तो मिसप्रिंट हुआ है ये, ठीक है। देखिए नीर का मतलब पानी होता है और घर का मतलब घर ही होता है। तो यहाँ पर कुछ और शब्द था जो कि गलती से कुछ ये हो गया है। तो इसमें एक शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऐसा कर देते हैं, इसी की जगह हम भय शब्द लिख लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। अब इसको प्रश्न ठीक कर देते कि अनेकार्थी शब्द कौन सा है इसमें, तो अब इसके हिसाब से अनेकार्थी ए हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसमें दो शब्द अनेकार्थी हैं, दो नहीं है अनेकार्थी। यहाँ पर जहाँ तक मुझे ध्यान है हमने शब्द हार दिया होगा बी की जगह, तो हार अनेकार्थी शब्द है। हार का मतलब क्या होता है? पराजय भी होता है, और हार का मतलब गहना भी होता है। तो अगर अगर इसको देखिए, मैं घर शब्द यहाँ से मिटा दूँ, या तो ऐसे रहने दीजिएगा, घर मिटा देते हैं यहाँ से, वार। देखिए मैं एक बार ठीक से कर लेता हूँ इसको, हाँ। बच्चों के कमेंट से मुझे दिख नहीं रहा यार। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखिए मैं इस सवाल को ठीक कर लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हार कर लेता हूँ, और मुझे ध्यान है जहाँ तक मैं अगर ठीक हूँ तो मैंने यहाँ यही दिया होगा। ये टाइपिंग की त्रुटि हो गई है ना। टाइपिंग मैं नहीं करता हूँ, हम पेपर बना के दे देते हैं, टाइपिंग के लिए लड़की लड़की है वो करती है। अब देखिए वार हार भेद, अब ठीक है, इनमें बताओ अनेकार्थी कौन सा नहीं है? देखिए वार का मतलब बोला था मैंने क्या? हमला, दिन। भेद का मतलब रहस्य, अंतर, प्रकार हो सकता है। हार का मतलब पराजय भी होता है, हार का मतलब गहना भी होता है। और इस लिहाज से देखें तो नीर शब्द एक से अधिक अर्थ नहीं देता, नीर का मतलब पानी ही है। तो अब ठीक हो गया, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए, अगला सवाल देखिए, देखिए कौन सा सवाल है, 16वां। और यहाँ पूछा है क्या, देखते हैं। सुमेलित विकल्प निम्न में कौन सा नहीं है? यानी ये विलोम शब्द हैं जो जोड़ेदार, जोड़े में रूप में दिए हैं। कौन सा शब्द किसका विलोम है, कौन सा नहीं है? गौरव का शब्द लाघव उल्टा होता है, ठीक है। गुरु शब्द अनेकार्थी होता है। गुरु का मतलब शिक्षक तो होता ही है, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। तो गुरु नाम के शब्द का विशेषण है, सॉरी, हाँ, भाववाचक संज्ञा बन गई गौरव। गौरव और लाघव दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं ना। तो गौरव बड़े होने वाला भाव, लाघव
छोटे का भाव। तो ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं, विलोम हैं, सही है, मिला हुआ। गरिमा और लघिमा, ये भी गुरु और लघु से बने शब्द हैं और दोनों के दोनों भाववाचक संज्ञा हैं, सही मिलाया हुआ है। पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो पौर्वात्य होता है, पौर्वात्य। तो पश्चिम से संबंध रखने वाला या पश्चिम से संबंध रखने वाले का नाम पाश्चात्य होता है और पूर्व से संबंध रखने वाले को पौर्वात्य कहते हैं, प्राचीन नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो है ये शब्द विलोम का विलोम मिलाने थे, यह गलत है मिलाया हुआ। बाकी गरल का मतलब होता है जहर यानी विष, और विष का उल्टा जो होता है वो अमृत होता है, तो यह ठीक है। अब मैं जिस पर लाल रंग लगा दे रहा हूँ वो विकल्प सुमेलित नहीं है। गौरव लाघव एक दूसरे का विपरीत हैं, विलोम हैं। गरिमा और लघिमा एक दूसरे के विपरीत हैं। गरल और अमृत एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि पाश्चात्य और प्राचीन एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम शब्द नहीं हैं। तो विकल्प क्या था, इसका आंसर सी विकल्प था। आइए देखें आगे, सवाल 17वां। हुर्रा बल जख जय तखी कपाली चुर्रा। अब आप बोलेंगे क्या दे दिया भाई, ये दे दिया क्या, गढ़वाली लोकोक्ति जिसको कहावत या औखाण भी कहते हैं, आना भी कहते हैं, आना परसों आया था पहली, सॉरी वो तो पहली थी, आना है ना, औखाण बोलते हैं इसको, कहावत बोलते हैं। इसको देने का कारण क्या है कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जो बोली भाषाएं हैं इनसे संबंधित शब्दावली, इनमें प्रयोग होने वाली लोकोक्ति मुहावरे को दिया जा रहा है पेपरों में, और ये सिलेबस में ही पहले से ही पूर्व निर्धारित है। अब बताइए, एक यहाँ लोकोक्ति, गढ़वाली लोकोक्ति जिसको कहावत कहते हैं वो लिखी हुई है, उसका अर्थ इन विकल्पों में से क्या है। मैं पढ़ ले रहा हूँ। हुर्रा जख जय तखी कपाली चुर्रा, मतलब क्या हुआ कि हुर्रा कोई काल्पनिक नाम है, किसी व्यक्ति का रहा होगा। वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसका किस्मत में, जिसका नसीब में झंझट ही हैं, परेशानियाँ ही हैं, वो जहाँ जहाँ जाता है वहीं परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, उसको परेशानियों से ही सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं रहता है तो वहाँ भी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, और कहीं संयोग से गया भी, जाना भी हुआ कहीं, किसी मान लीजिए मेहमानदारी में चला गया, अब जब उसकी किस्मत में सुख ही नहीं है तो पता चला जहाँ वो मेहमानदारी में गया था उन्होंने मेहमान नवाजी करनी थी, लेकिन संयोग से वो बीमार पड़ गए। अब हुर्रा जी को वहाँ खुद के लिए तो भोजन बनाना ही पड़ गया, उन लोगों के लिए भी भोजन बनाना पड़ गया, पानी गर्म करना पड़ गया, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया जिनके वहाँ वो मेहमानदारी खाने गया था। तो पहले जहाँ रहता वहाँ भी परेशानी में रहता था, और कहीं जाने का अवसर मिला तो वहाँ भी क्या हुआ, संयोग से परेशानियाँ ही उठानी पड़ी, है ना। तो हर जगह मुसीबत से सामना होना, जिस व्यक्ति का हर जगह मुसीबत से सामना होता है, मुसीबत ही, समस्या ही उसके नसीब में होती हैं, उस पर लागू होती है बात। सभी जगह मौज मस्ती करना बिल्कुल बात गलत है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। सिर पर चोट लगना कतई नहीं, है ना। चुर्रा से मतलब आपको लगा होगा कि चोट लगने से होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। हर जगह सिर क्या है, टकर चलना, सिर टकर कर नहीं, उठा कर चलना। मैंने लिखा था उठा कर, ये गलत टाइप हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ए, यानी सभी जगह जाकर, सभी जगह मुसीबतों से, दिक्कतों से सामना होना। ठीक है, चलिए देखें आगे अगला सवाल कौन सा है, 18वां। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में सुमेलित नहीं है। तो क्लियर है मामला कि यहाँ तीन विकल्प में सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं है। अब क्या है यहाँ सुमेल करने के लिए, यहाँ रचनाएं दी गई हैं, उन रचना के रचनाकार का नाम आगे लिखा हुआ है, उस रचना का जो रचनाकार है उसका नाम आगे लिखा है। तो कौन सा ऐसा जो सुमेलित नहीं है, देखिए नरसिंह जी का मायरा ये रचना है, और ये किसकी है, मीराबाई की है, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो मैच कर रहा है यहाँ लेखक और उसकी रचना से, रचना मिल रही है। प्रेम वाटिका रसखान की है, जो बहुत प्रसिद्ध है और पूछी कई बार गई है, ये भी सुमेलित है। और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है, ये भी ठीक है। तो परिमल सुमित्रानंद पंत का नहीं है, ये मेल सुमेलित नहीं है। ठीक, आइए बात करें आगे। अगला वाला सवाल,
रचनाएं हैं, समझाने लायक कुछ नहीं, आपको याद करनी है। सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है सुमेलित, ये भी समझाने लायक कुछ नहीं। ये उपनाम है, किसी कवि का उपनाम मैच करा रखा है, तो एक का गलत होगा। देखिए, अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, इनका उपनाम है ये। और ये फिर गलत कर दिए, हमने यहाँ लिखा था सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। ये मूल नाम है किसका? रसखान का। ठीक है, ये मिलाया, वो टाइपिंग की त्रुटि हो रखी है, ठीक है ना। उपन्यास सम्राट, बिल्कुल ठीक है, ये किसको कहते हैं? प्रेमचंद को कहते हैं। और प्रकृति विनाशक नहीं, पंत जी को प्रकृति विनाशक नहीं बल्कि प्रकृति का चतुर चितेरा कवि कहते हैं। प्रकृति का, या तो सुकुमार कवि कहते हैं इनको, सुकुमार कवि, या फिर प्रकृति का चतुर चितेरा कवि उपनाम से जाना जाता है किसको? पंत जी को। तो यहाँ तीन विकल्प सुमिलित हैं, डी विकल्प सुमिलित नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं कि टाइपिंग की त्रुटि की वजह से आप इसको पहचान नहीं पाए होंगे कि किसको। विकल्प बी को, समद समद इब्राहिम, ये गलत है, समद समद नहीं, यहाँ था क्या? सैयद इब्राहिम, और डैश कर रखा उसके सामने रसखान को। तो सैयद इब्राहिम लागू होती है, लागू होता है किस पर? रसखान पर। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था, रसखान इनको बाद में बोला गया। ये तो सुमेलित था, बशर्ते वह बात अलग है कि समद समद की जगह, वो सैयद की जगह कुछ और टाइप हो गया। तो ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे ये सुमेलित क्यों नहीं है? तो प्रकृति विनाशक नहीं कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं किसको? पंत जी को। आइए बात करें आगे वाले सवाल पर। 20वां और शायद अंतिम सवाल होना चाहिए, अंतिम ही होगा ये। इसका आंसर देखें क्या है। किस प्रकार का पत्र प्रारूप एक आयामी होता है, वन डायमेंशियल होता है, जो एक तरफा चलता है? यानी उसका उद्गम होता तो है, लेकिन जहां ये पहुंचता है वहां से प्रत्युत्तर की आवश्यकता इस पर नहीं होती है। शासन और प्रशासन के स्तर पर विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रचलन है। विभिन्न प्रकार के पत्र प्रेषित किए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं। तो उन विभिन्न प्रकार के पत्रों में जैसे सरकारी पत्र, अर्धसरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि बहुत सारे होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पत्र है जो एक आयामी होता है, यानी एक दिशा में जाता है, बस यहाँ से फिर इधर नहीं आता है। सरकारी पत्र द्विआयामी होता है, जाता है तो उसका उत्तर की भी अपेक्षा होती है। अर्धसरकारी पत्र भी जाता है तो उत्तर की अपेक्षा होती है, ठीक है। विज्ञप्ति ऐसी है जो एक आयामी होती है, इसका संचालन एक दिशीय होता है। विज्ञप्ति क्या होती है? शासन या प्रशासन के कार्य व्यवहार से जुड़ी कोई जानकारी आम जनमानस के सम्मुख, आम जनमानस के ज्ञान के लिए, आम जनमानस के नॉलेज के लिए, आम जनमानस की जानकारी हेतु प्रेषित की जाती है। और यहाँ जनता इसका जवाब दे, इसकी अपेक्षा यहाँ नहीं होती है। यदि एक तरफा होती है, भेज दी गई, अब लोग इस पर प्रतिक्रिया दें या ना दें इसकी ज़रूरत नहीं होती। लोग पढ़ें ना पढ़ें, पढ़कर उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सबको मालूम है क्या होगा? विज्ञप्ति होगा। तो इस तरह से आपने देखे 20 सवाल। आपको कैसे लगे ये 20 सवाल आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर किसी सवाल का उत्तर आपको ना मिला हो तो आप अगली बार जब मैं फिर आऊँगा तब के लिए उसको बचा के रखिए, पूछ लेना। और जो बच्चे क्लास में आते हैं वो क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं 20 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।